हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट करना मत भूलिए। आप लोगों की टिप्पणी पढ़ के हमें प्रेरणा मिलती है। आपके समर्थन के लिए धन्यवाद। अध्याय 16 ग्रैंड मायरीड पर्वत। यांग ये ने अभी अभी अपने मन को अपने शरीर में डुबोया था जब उसने देखा कि छोटा भंवर इस समय उसके सामान्य डेंटियन में सुनहरी गहन ऊर्जा के रेशे भेज रहा था। हाँ, यह सुनहरी गहन ऊर्जा थी, पूरी तरह से सुनहरी गहन ऊर्जा, और यह पहले की तरह सिर्फ हल्की सुनहरी नहीं थी। यह सुनहरी गहन ऊर्जा छोटे भंवर के भीतर से हिंसक और पागलपन भरी धाराओं की तरह बही और फिर वे उसके डेंटियन में बह गईं। कुछ ही समय में उसका सामान्य डेंटियन भर गया, फिर भी छोटा भंवर बंद नहीं हुआ और सुनहरी गहन ऊर्जा अभी भी उसमें से लगातार बह रही थी। अंत में सुनहरी गहन ऊर्जा की ये किस्में उसके पूरे शरीर के भीतर मेरिडियन की ओर लगातार धकेलती रहीं। इस समय यांगे का पूरा शरीर, जिसमें उसकी सभी शिरोबिंदु रेखाएं भी शामिल थीं, स्वर्णिम गहन ऊर्जा से भर गया था। यांग यी को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि स्वर्णिम गहन ऊर्जा के ये तंतु अंत में सीधे उसके शरीर में विलीन हो गए और स्वर्णिम गहन ऊर्जा के एक के बाद एक तंतु उसके शरीर में निरंतर विलीन होते गए। इस प्रकार लगभग 15 मिनट के बाद यह छोटा भंवर धीरे धीरे रुक गया। जब उसे लगा कि छोटा भंवर रुक गया है तो यांग ये ने जल्दी से अपने कपड़े उतार दिए और जैसे ही उसने एक नजर डाली वह वहीं दंग रह गया। इस समय उसका पूरा शरीर हल्के सुनहरे रंग से भर गया था और जब उसकी हथेलियां हल्के से उसकी छाती पर चलीं तो वह काले लोहे की तरह सख्त महसूस हुआ। यांग ये ने घुटन भरी सांस ली और धीमी आवाज में कहा, शरीर को निखारने की तकनीक में पूर्णता। शरीर शोधन तकनीक तलवार संप्रदाय की एक बुनियादी साधना तकनीक थी और इसके कुल 7 स्तर थे। आमतौर पर शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होता था जो इसे साधना करता था, और अगर कोई इसे साधना करता भी था तो वे प्रोफाउंडर बनते ही एक अलग साधना तकनीक अपना लेते थे। इसलिए यांग ये 7वें स्तर तक साधना करने वाले निश्चित रूप से पहले व्यक्ति थे। चूंकि मेरी शारीरिक शोधन तकनीक 7वें स्तर पर पहुंच गई है तो क्या इसका मतलब यह नहीं है कि मैं पहले से ही नश्वर क्षेत्र की 7वीं रैंक पर हूं। जब उसने यहां तक सोचा तो यांग ये ने जल्दी से अपने शरीर के भीतर की स्थिति को महसूस किया। थोड़ी देर बाद उसकी आंखें चौड़ी हो गईं जबकि उसका चेहरा उत्साह से भर गया और उसने कहा, मुझे कभी उम्मीद नहीं थी कि मैं वास्तव में नश्वर क्षेत्र की 7वीं रैंक प्राप्त करूंगा। इस समय यांग ये अपने दिल में वाकई चौंक गया था। उसे इस छोटे भंवर को देखे हुए 1 महीने से भी कम समय हुआ था। हालांकि यह ठीक इसी महीने के भीतर था कि वह जो इससे पहले प्रोफाउंडर नहीं था, उसने सीधे नश्वर क्षेत्र की 7वीं रैंक प्राप्त कर ली थी। क्या यह सामान्य था? जब उसने यहां तक सोचा तो यांग ये को अपने दिल में थोड़ी बेचैनी महसूस हुई। इस समय चाहे वह कितना भी मूर्ख क्यों न हो, उसे पता था कि यह छोटा भंवर निश्चित रूप से एक साधारण डेंटियन नहीं था। विशेष रूप से स्वर्ण गहन ऊर्जा, इसने न केवल उसकी ताकत में सुधार किया बल्कि यह उसके द्वारा निष्पादित तलवार तकनीकों को भी मजबूत करने में सक्षम थी। उसने 5 तत्वों की गहन ऊर्जा में से स्वर्ण तत्व गहन ऊर्जा को कभी नहीं देखा था, लेकिन उसने यह पुष्टि करने का साहस किया कि स्वर्ण तत्व गहन ऊर्जा उसकी स्वर्ण गहन ऊर्जा जितनी मजबूत नहीं थी। एक पल चुप रहने के बाद यांग ये ने अपने मन को अपने शरीर में डुबो दिया और जब उसने छोटे भंवर के भीतर की स्थिति को देखा तो वह अचानक खड़ा हो गया और उसकी आंखें चौड़ी हो गईं। उसने धीमी आवाज में कहा, यह कैसे संभव हो सकता है? यह कैसे संभव हो सकता है? यांग ये ने अपने दिल में सदमे को दबाते हुए एक घूंट भरी सांस ली और उसने अपने दिल को एक बार फिर अपने शरीर के भीतर छोटे भंवर में डुबो दिया। इस समय छोटे भंवर के भीतर की जगह बड़ी हो गई थी। हाँ, यह बड़ी हो गई थी। छोटा भंवर मूल रूप से उसके सामान्य डेंटियन के समान आकार का था, लेकिन इस समय 40 या 50 मध्यम आयु वर्ग के पुरुष भी छोटे भंवर के भीतर की जगह में खड़े हो सकते थे। इसके अलावा छोटे भंवर के केंद्र में एक स्नान पूल जैसा कुछ था और यह पूरी तरह से सुनहरी गहन ऊर्जा से भरा हुआ था। यांग ये को पता था कि स्थानिक छल्लों के भीतर अपना एक स्थान था क्योंकि वह भी एक पहने हुए था। हालांकि उसके शरीर के भीतर छोटे भंवर का वास्तव में अपना एक स्थान भी था। क्या चल रहा है? चौंकने के अलावा यांग ये हैरान था। वह वास्तव में किसी को ढूंढना चाहता था और पूछना चाहता था कि आखिर क्या हो रहा है, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सका क्योंकि वह मूर्ख नहीं था और वह जानता था कि अगर दूसरों को पता चल गया कि छोटा भंवर गहन ऊर्जा को परिवर्तित कर सकता है और उसका अपना एक स्थान है तो यह निश्चित रूप से उसके लिए विपत्ति लाएगा। काफी देर बाद यांग ये ने गहरी सांस ली और उसने छोटे भंवर पर ध्यान देना बंद करने का फैसला किया। चाहे वह छोटा भंवर कितना भी रहस्यमय या स्वर्ग विरोधी क्यों न हो, वह अंततः उसके शरीर के भीतर था और उसे बड़ा होने के लिए गहन ऊर्जा को अवशोषित करने पर निर्भर रहना पड़ा। इस समय वह पहले से ही इस समझ पर आ चुका था कि छोटा भंवर शायद पहले से ऊर्जा पत्थरों के योगदान के कारण बड़ा हो गया था। इसके अलावा चाहे जो भी हो, छोटे भंवर ने उसके प्रति कोई शत्रुता नहीं दिखाई थी और इसने उसकी ताकत को बेहतर बनाने में भी उसकी मदद की थी। इसलिए छोटे भंवर की उत्पत्ति का अनुमान लगाने के बजाय क्या यह बेहतर नहीं होगा कि छोटे भंवर का सही तरीके से इस्तेमाल करके उसकी ताकत को बेहतर बनाया जाए?
यह सब समझ लेने के बाद यांग ये का दिमाग अचानक साफ हो गया। उसे लगा कि उसने कुछ सोचा है और उसने अपना सिर नीचे करके अपने शरीर को देखा जो हल्के सुनहरे रंग की चमक से भरा हुआ था। उसके बाद वह एक पल के लिए झिझका और फिर उसने अपने हाथ में डार्क आयरन तलवार पकड़ी और उसे अपनी बाईं छाती की ओर घुमाया। डिंग। डार्क आयरन तलवार ने उसके शरीर पर प्रहार किया, फिर भी ऐसा लगा जैसे उसने डार्क आयरन पर प्रहार किया था और इससे तुरंत ही धातु के टकराने की हल्की ध्वनि गूंज उठी। हाहा। जैसे ही उसने अपने शरीर की कठोरता को महसूस किया, यांग ये जोर से हंसने लगा और वह थोड़ा आत्मसंतुष्ट लग रहा था। थोड़ी देर बाद उसने धीमी आवाज में कहा, मैंने कभी उम्मीद नहीं की थी कि मेरा शरीर स्वर्णिम गहन ऊर्जा द्वारा शुद्ध होने के बाद वास्तव में इतना मजबूत हो जाएगा। इस समय मेरे शरीर की ताकत शायद बेहद मजबूत है। मुझे इसे आजमाने दो। जैसे ही उसने इसके बारे में सोचा, उसने तुरंत कार्रवाई की। यांग ये एक विशाल पेड़ के पास गया। उसके सामने यह पेड़ आयन शेल ट्री कहलाता था। इसकी त्वचा पर कई गांठें थीं और यह बहुत कठोर था। आमतौर पर जब लेबर डिसिपल्स पेड़ों को काटते थे तो वे इस तरह के पेड़ को देखते ही हार मान लेते थे क्योंकि यह बहुत कठोर था और उनके लिए इसे काटना बिल्कुल असंभव था। जैसे ही उसने अपने सामने इस आयन शेल स्किन को देखा, जिसे पूरी तरह से गले लगाने के लिए कुछ लोगों की जरूरत थी, यांगे ने एक गहरी सांस ली और धीरे धीरे अपनी दाहिनी मुट्ठी को कसकर बंद कर लिया। थोड़ी देर की खामोशी के बाद यांग ये ने धीमी आवाज में चिल्लाया और फिर उसका दाहिना हाथ उसके सामने विशाल पेड़ की ओर नीचे गिरा। टकराना। यांग ये की मुट्ठी सड़ती हुई लकड़ी को चीरती हुई एक तेज धार की तरह थी और उसकी पूरी मुट्ठी बिना किसी बाधा के आयन शेल ट्री में घुस गई। एक निश्चित समय पर यांग ये का दाहिना हाथ अचानक एक बार फिर कांप उठा और उसकी मुट्ठी से ऊर्जा बाहर निकल आई। टकराना। आयन शेल वृक्ष तुरंत फट गया, जिससे लकड़ी के अनगिनत टुकड़े आसपास की ओर उछल पड़े। यांग ये ने अपनी मुट्ठी वापस खींच ली और उसने धीमी आवाज में कहा, जबकि वह आयन शेल ट्री को देख रहा था, जो उसके एक ही मुक्के से टुकड़े टुकड़े हो गया था, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरी ताकत पहले से ही इतनी भयानक है। इस मुट्ठी में निश्चित रूप से 1500 किलोग्राम से कम ताकत नहीं थी। अगर मैं एक ताकत तावीज का उपयोग करता हूं, तो मेरी ताकत एक डाकबीस्ट से भी अधिक भयानक होगी। जब उसने सोचा कि उसकी ताकत डाकबीस्ट से कैसे तुलना की जा सकती है, तो यांग ये की आंखें उत्साह की चमक से चमक उठीं। लेकिन कुछ ही समय में वह शांत हो गया क्योंकि उसने एक व्यक्ति, लियू किंगयू के बारे में सोचा, वह व्यक्ति जो आउटर कोर्ट रैंकिंग में 29वें स्थान पर था। भले ही लियू किंगयू अब उसके साथ परेशानी की तलाश में नहीं आया था, यांग ये स्पष्ट रूप से जानता था कि लियू किंगयू उसके साथ परेशानी की तलाश में आएगा। इसके अलावा भले ही लियू किंगयू उसके साथ परेशानी की तलाश में न आए, वह लियू किंगयू के साथ परेशानी की तलाश करेगा। लियू कबीले और यांग ही बिल्कुल एक साथ नहीं रह सकते। मेरी वर्तमान ताकत के साथ आउटर कोर्ट रैंकिंग पर मौजूद लियू किंगयू को हराना शायद काफी मुश्किल है। ऐसा लगता है कि मुझे जीवन और मृत्यु के बीच अनुभव प्राप्त करने के लिए ग्रैंड मायरीड पर्वत पर जाना होगा, यांग ये ने धीमी आवाज में कहा। इस समय उसकी ताकत में काफी सुधार हुआ था, लेकिन आउटर कोर्ट रैंकिंग पर मौजूद उन प्रतिभाशाली लोगों की तुलना में यह अभी भी थोड़ा अपर्याप्त था क्योंकि आउटर कोर्ट रैंकिंग पर मौजूद कुछ प्रतिभाशाली लोग आउटर कोर्ट एल्डर्स के खिलाफ जाने में भी सक्षम थे। अब ग्रैंड मायरीड पर्वतों की ओर जाने का समय आ गया है। यांग ये ने अपनी मुट्ठियां कस लीं। इस बार उसने तय किया था कि जीवन और मृत्यु के क्षणों के बीच संतुलन का अनुभव करके ही वह मजबूत बन पाएगा, चाहे वह 20 दिनों बाद होने वाली आउटर कोर्ट परीक्षा के लिए हो या लियू कबीले के दबाव के कारण उसे जबरदस्त ताकत हासिल करने की जरूरत थी। ग्रैंड मायरीड पर्वत को मनुष्यों के लिए प्रतिबंधित क्षेत्र कहा जा सकता है क्योंकि यह डाकबीस्ट का क्षेत्र था। वहां अनगिनत दुर्जय डाकबीस्ट थे और जो मनुष्य वहां गए वे निश्चित रूप से कभी वापस नहीं लौटेंगे। बेशक यह ग्रैंड मायरीड पर्वत की गहराई को संदर्भित करता है। ग्रैंड मायरीड पर्वत के बाहरी क्षेत्र में अभी भी बहुत से मनुष्य थे और इन लोगों में भाड़े के सैनिक, खजाने की खोज करने वाले स्वतंत्र साधक और विभिन्न संप्रदायों के शिष्य थे। तलवार संप्रदाय के शिष्यों की संख्या इन लोगों में सबसे अधिक थी क्योंकि तलवार संप्रदाय ग्रैंड मायरीड पर्वत के सबसे करीब था। तलवार संप्रदाय ने अपने शिष्यों को ग्रैंड मायरीड पर्वतों में खुद को संयमित करने के लिए प्रोत्साहित किया। आखिरकार केवल जीवन और मृत्यु की लड़ाई का अनुभव ही किसी को वास्तव में विशेषज्ञ बनने की अनुमति देगा। हालांकि ग्रैंड मायरीड पर्वतों में खतरे के स्तर को ध्यान में रखते हुए तलवार संप्रदाय ने फैसला सुनाया कि केवल नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक के विशेषज्ञ ही ग्रैंड मायरीड पर्वतों पर खुद को संयमित करने या ग्रैंड मायरीड पर्वतों पर जाने की आवश्यकता वाले असाइनमेंट स्वीकार करने के लिए जा सकते हैं। यह नियम स्वाभाविक रूप से यांग ये के लिए प्रतिबंधात्मक नहीं था क्योंकि वह अभी भी तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं था। अगले दिन यांग ये ने 5 शक्ति तावीज बनाए। ये सभी 5 शक्ति तावीज उच्च श्रेणी के तावीज थे और इससे यांग ये थोड़ा हैरान हुआ। दूसरे दिन यांग ये भोर में ही प्रस्थान कर गया। सुबह भर यात्रा करने के बाद यांग ये आखिरकार ग्रैंड मायरीड पर्वत की सीमा पर पहुंच गया।
सीमा के आसपास कुछ छोटे छोटे समूह बिखरे हुए थे और ये सभी समूह भाड़े के सैनिक थे जो ग्रैंड मायरीड पर्वत में जाकर डाकबीस्ट का शिकार करके उन्हें बेचने में माहिर थे। वे लोगों का एक समूह था जो किनारे पर रहता था। यांग ये ने आसपास के लोगों पर नजर डाली और फिर अपनी नजरें हटा लीं। फिर उसने दूर जंगल के विस्तार की ओर देखा। जैसे ही उसने घने जंगल को देखा, यांग ये के चेहरे पर थोड़ी भारी अभिव्यक्ति हुई और उसने कहा, यह शायद स्नैक फॉरेस्ट है, और स्नैक फॉरेस्ट में प्रवेश करना वास्तव में ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश करने के बराबर है। जब यांग ये आसपास के माहौल को देख रहा था, तभी एक हट्टा कट्टा आदमी उसके पास आया और पूछा, युवा भाई, क्या तुम ग्रैंड मायरीड पर्वतों में जा रहे हो? यांग ये ने पलट कर देखा तो एक हट्टा कट्टा आदमी उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वह आदमी करीब 30 साल का था, उसकी भौहें घनी थीं, आंखें बड़ी थीं और त्वचा काली थी। यांग ये की नज़र आखिर में उस आदमी के कंधे पर पड़ी क्योंकि वह आदमी अपने कंधे पर एक बड़ी कृपाण लिए हुए था। कृपाण बहुत बड़ी थी और उसका वजन कम से कम कुछ 100 किलोग्राम था। एक पल के लिए उसकी नज़र उस आदमी के कंधे पर रुकने के बाद यांग ये ने हल्के से सिर हिलाया। जब उसने यांग ये को सिर हिलाते हुए देखा तो वह कठोर आदमी जोर से हंसने लगा और बोला, युवा भाई, शायद तुम अकेले हो। जब ऐसा है तो तुम हमारे साथ क्यों नहीं चलते? हमारे समूह में बस एक सदस्य की कमी है। तुम क्या सोचते हो? बोलते हुए उसने कुछ लोगों की ओर इशारा किया जो बहुत दूर नहीं थे। यांग ये ने उस दिशा में देखा जिस ओर उस आदमी की उंगली ने इशारा किया था और उसने देखा कि कुछ लोग आगे खड़े थे। वह एक पल के लिए झिझका और फिर सिर हिलाया। वह अभी अभी यहाँ आया था और उसे ग्रैंड मायरीड पर्वतों के बारे में कुछ भी नहीं पता था, इसलिए कुछ भाड़े के सैनिकों के साथ जाना और इस जगह से परिचित होना निश्चित रूप से फायदेमंद होगा। अध्याय 17 तावीज़ों का मूल्य। जब उसने यांग ये को सिर हिलाते हुए देखा तो वह कठोर व्यक्ति जोर से हंसने लगा। अपनी समझ से वह एक ही नज़र में यह निर्धारित करने में सक्षम था कि यांग ये शायद किसी ऐसे संप्रदाय का शिष्य है जो खुद को संयमित करने के लिए आया था। इसके अलावा यांग ये के हाथ में तलवार थी, इसलिए वह शायद तलवार संप्रदाय का शिष्य था। इस प्रकार वह स्वाभाविक रूप से तलवार संप्रदाय के एक शिष्य को अपने साथ पाकर खुश था। उस कठोर व्यक्ति ने अपना परिचय दिया। युवा भाई, मैं मंजी हूं और मैं इस समूह का नेता हूं। हमारे समूह में मेरे सहित कुल 4 लोग हैं। अब जब आप हमारे साथ जुड़ गए हैं तो यह 5 लोग हो जाएंगे। यांग ये ने सिर हिलाते हुए मुस्कुराया। उसके सामने खड़े इस स्पष्टवादी व्यक्ति के बारे में उसकी थोड़ी अच्छी धारणा थी। मंजी यांग ये को अपने समूह में ले गया। मंजी के समूह में 3 पुरुष और 1 महिला थी। मंजी ने अपने दाहिने हाथ से एकमात्र महिला की ओर इशारा करते हुए कहा, युवा भाई, यह मेरी छोटी बहन किंग होंग है। वह नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर है। जब उसने मंजी द्वारा बताई गई दिशा में देखा और महिला को देखा तो यांग ये थोड़ा हैरान रह गया। महिला लगभग 20 साल पहले की थी और उसका पहनावा बहुत ही खुला हुआ था। उसने अपनी छाती के चारों ओर एक बहुत ही छोटी जानवर की खाल लपेटी हुई थी, जबकि उसकी छाती के नीचे उसका क्रीम रंग का पेट दिखाई दे रहा था। यह इस हद तक था कि उसकी नाभि पूरी तरह से दिखाई दे रही थी। उसके निचले शरीर के लिए उसने एक छोटी सी त्वचा की स्कर्ट पहनी हुई थी जिसमें पतली और लंबी शुद्ध सफेद टांगें दिखाई दे रही थीं। महिला के दाहिने कंधे पर एक काले रंग का लोहे का धनुष लटका हुआ था और वह अत्यंत वीर लग रही थी। महिला ने हल्के से सिर हिलाया और फिर यांग ये ने अपनी नजर हटा ली। हालांकि महिला सुंदर थी, लेकिन बस एक पल के लिए उसकी सुंदरता की प्रशंसा करना पर्याप्त था और घूरते रहना थोड़ा असभ्य होगा। किंग होंग ने यांग ये की ओर विनम्रतापूर्वक सिर हिलाया क्योंकि यांग ये ने उसकी ओर उस तरह की नज़र से नहीं देखा था जैसा कि अन्य लोगों ने देखा था और इससे उसके मन में यांग ये के प्रति अच्छी धारणा उत्पन्न हुई। मंजी ने बगल में खड़े एक व्यक्ति की ओर इशारा किया जो लगभग 25 साल का था और उसने कहा, जियाओ हेई, वह नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक के शिखर पर है और वह खंजर का इस्तेमाल करता है। वह हमारे समूह का मुख्य हमलावर है। जियाओ हेई नामक व्यक्ति को स्पष्ट रूप से बात करना पसंद नहीं था और उसने यांग ये को सिर्फ सिर हिलाकर जवाब दिया। उसके बाद वह अपने हाथ में काले खंजर के साथ खेलना जारी रखा। मंजी ने आखिरी आदमी की ओर इशारा करते हुए कहा, शियू युआन, वह भी तलवार का इस्तेमाल करता है और वह नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक के शिखर पर है। हम सभी में से उसके पास प्रथम स्वर्ग क्षेत्र विशेषज्ञ बनने का सबसे अच्छा मौका है। यह सुनकर यांग ये ने आखिरी आदमी की तरफ देखा। आखिरी आदमी करीब 23 साल का था और दिखने में थोड़ा सुंदर था। हालांकि उसके चेहरे पर काफी अहंकार झलक रहा था। इसके अलावा यांग ये ने यह भी महसूस किया कि उस आदमी की नज़र में थोड़ी सतर्कता की झलक थी। यांग ये ने किंग होंग की तरफ देखा और फिर सोच में डूब गया। उसके बाद उसने सिर हिलाया और फिर अपनी नज़रें वापस खींच ली क्योंकि वह इस सब बकवास की परवाह नहीं करना चाहता था। युवा भाई, नश्वर क्षेत्र में आप किस पद पर हैं? इस बीच जियू युआन ने यांग ये को देखा और लापरवाही से पूछा। जब उन्होंने उसे सुना तो अन्य लोगों ने भी यांग ये की ओर देखा क्योंकि यांग ये ने इतनी कम उम्र में ग्रैंड मायरीड पर्वत पर आने का साहस किया था, इसलिए उसकी ताकत निश्चित रूप से कमजोर नहीं होगी।
नश्वर क्षेत्र का 7वां रैंक। यांग ये ने सिर हिलाया और सच बोला। मृत्यु क्षेत्र का 7वां रैंक। यांग ये की बात सुनकर सभी दंग रह गए, और यहां तक कि मंजी की आंखों में भी थोड़ा आश्चर्य दिखाई दिया। उनकी उम्मीदों के अनुसार चूंकि यांग ये इतनी कम उम्र में ग्रैंड मायरीड पर्वत पर आया था और तलवार चलाता था, इसलिए उसे तलवार संप्रदाय का शिष्य होना चाहिए था, और तलवार संप्रदाय के शिष्यों को संप्रदाय छोड़ने से पहले मृत्यु क्षेत्र के 9वें रैंक पर होना चाहिए था। आप तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं। जियू युआन आश्चर्यचकित था। यांग ये ने अपना सिर हिलाया। इस समय उसे वास्तव में तलवार संप्रदाय का शिष्य नहीं माना जा सकता था, क्योंकि श्रम शिष्यों को शिष्य होने के दायरे में नहीं माना जाता था। जब उसने यांग ये को अपना सिर हिलाते हुए देखा तो शियू युआन ने उपहास के साथ हंसते हुए कहा, जबकि उसके मुंह के कोनों पर एक मजाकिया मुस्कान उभरी। इसके अलावा उसके रवैये ने तुरंत 360 डिग्री का मोड़ ले लिया, क्योंकि उसने कहा, बच्चे, तुम नश्वर क्षेत्र के केवल 7वें रैंक पर हो, इसलिए तुम ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश करके मौत को आमंत्रित कर रहे हो। वापस आने से पहले कुछ सालों तक साधना करना तुम्हारे लिए बेहतर है। मंजी ने झिझकते हुए हल्की आवाज में कहा, युवा भाई, ग्रैंड मायरीड पर्वत खतरों से भरे हुए हैं, और अपनी ताकत के साथ इसमें प्रवेश करना वाकई थोड़ा खतरनाक है। उसने शुरू में सोचा था कि यांग ये तलवार संप्रदाय का शिष्य है, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि उसने कोई गलती की है। यांग ये मुस्कुराया और कहा, यह ठीक है, मैं आप सभी के साथ सांप वन से होकर चलूंगा, और सांप वन से गुजरने के बाद मैं चला जाऊंगा। ऐसा नहीं चलेगा। इस समय जियू युआन ने गहरी आवाज में कहा, हम में से हर एक 9वीं रैंक के नश्वर क्षेत्र के विशेषज्ञ हैं, और हम सभी वहां खुद को बचाने में सक्षम हैं। अगर नश्वर क्षेत्र के 7वें रैंक पर आप जैसा कोई व्यक्ति हमारा पीछा करता है, तो आप हमारे पूरे समूह पर बोझ बन जाएंगे। जहां से आए थे वहां से वापस चले जाओ। शियू युआन। किंग होंग ने नाराजगी जताते हुए कहा, यह पहले से ही बहुत अच्छा है कि वह इतनी कम उम्र में नश्वर क्षेत्र की 7वीं रैंक प्राप्त करने में सक्षम था। जब आप लगभग 16 या 17 वर्ष के थे, तो आप नश्वर क्षेत्र की 5वीं रैंक पर भी नहीं थे, है न? तो इतनी अपमानजनक बात क्यों कर रहे हो? वह स्वभाव से स्पष्टवादी थी और अपने मन की हर बात कह देती थी। इसके अलावा उसे यांग ये के बारे में थोड़ी अच्छी धारणा थी, इसलिए वह शियू युआन द्वारा यांग ये का इस तरह से उपहास किए जाने को देखने में असमर्थ थी। जब शियू युआन ने किंग होंग को यांग ये की ओर से बोलते देखा तो उसका चेहरा थोड़ा खराब हो गया और उसने कहा, किंग होंग, हम एक समूह हैं, इसलिए किसी बाहरी व्यक्ति की ओर से क्यों बोल रहे हैं? इसके अलावा उसकी ताकत कमजोर है, और इस तरह का बोझ उठाने से हम और नीचे गिर जाएंगे। उसके शब्द स्पष्ट थे और उसने यांग ये की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जो किनारे पर खड़ा था। यह सुनकर मंजी और शियाओ हेई चुप हो गए। हालांकि शियाओ युआन के शब्द अप्रिय थे, लेकिन इस समय उनके मन में भी यही विचार थे। किंग होंग ने यांग ये की ओर देखने से पहले शियू युआन की ओर देखा, जो शुरू से ही चुप था, और फिर उसने हल्की आह भरी और कहा, युवा भाई, अपनी वर्तमान ताकत के साथ ग्रैंड मायरीड पर्वत में प्रवेश करना आपके लिए खतरनाक है। आप हमारे साथ क्यों नहीं चलते और युद्ध के मैदान को साफ करने में हमारी मदद करते हैं, और हम पहाड़ों को छोड़ने और अपने लाभ को बेचने के बाद आपको कुछ सोने के सिक्के देंगे। हालांकि यह सोने के सिक्कों की एक छोटी राशि होगी। आपको क्या लगता है? जहां तक उसका सवाल था, चूंकि यांग ये इतनी कम उम्र में डार्क बीस्ट का शिकार करने और उन्हें मारने के लिए ग्रैंड मायरीड पर्वत पर आया था, तो उसे निश्चित रूप से धन की तत्काल आवश्यकता थी। अन्यथा किसी के लिए नश्वर क्षेत्र के 7वें रैंक पर रहते हुए ग्रैंड मायरीड पर्वत की ओर जाना असंभव होगा। यांग ये ने शियू युआन की ओर उदासीनता से देखा और फिर किंग होंग की ओर देखा, जो उसकी ओर से बोल रहा था। जब उसने इस दयालु महिला को देखा तो यांग ये को उसके बारे में थोड़ी अच्छी धारणा हुई, और उसने तुरंत मुस्कुराते हुए सिर हिलाया और कहा, ठीक है, मैं आप सभी को युद्ध के मैदान को साफ करने में मदद करूंगा। जब उसने यांग ये को युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए सहमत होते देखा तो शियू युआन के चेहरे पर घृणा और भी बढ़ गई। उसने ऐसे व्यक्ति को नीची नजर से देखा, फिर भी उसने कुछ नहीं कहा, क्योंकि उन्हें वास्तव में युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए किसी की आवश्यकता थी, और एक सहायक होना बुरा नहीं होगा। मंजी ने सिर हिलाया और कहा, चूंकि यह ऐसा ही है, तो चलिए अंदर चलते हैं। भाई यांग, आप हमारे पीछे पीछे आइए और बहुत दूर मत जाइए। यह कहते हुए वह स्नैक फॉरेस्ट की ओर आगे बढ़ गया। रास्ते में किंग होंग यांग ये के बगल में चल रहा था। उसने अपना सिर घुमाकर यांग ये को देखा, जो चुप रहा, और उसने कहा, क्योंकि उसे लगा कि यांग ये गुस्से में है, छोटे साथी, गुस्सा मत हो। ताकत और शक्ति की परवाह करने वाले व्यक्ति होने के अलावा जियू युआन एक बुरा व्यक्ति नहीं है, इसलिए उसकी बातों को दिल पर मत लेना। यांग ये यह सुनकर दंग रह गया, और फिर उसने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराया। फिर उसने कहा, मैंने उसकी बातों को गंभीरता से नहीं लिया। हालांकि मुझे बड़ी बहन किंग होंग का शुक्रिया अदा करना होगा। यांग ये को अपनी तरफ से इस महिला के बारे में थोड़ा अच्छा लगा, जो लगातार उसकी तरफ से बोलती थी। जहां तक जियू युआन की बात है, तो उसने ऐसे व्यक्ति को बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। भले ही जियू युआन नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक के शिखर पर था, लेकिन वह जियू युआन से बिल्कुल भी नहीं डरता था।
यह अच्छा है। किंग होंग मुस्कुराया और कहा, बाद में हमारे पीछे आओ और तुम्हें सावधान रहना होगा। सांपों का जंगल सांपों से भरा हुआ है और उनमें से बहुत से पेड़ों पर रहते हैं। थोड़ी सी भी लापरवाही से तुम पर अचानक हमला हो सकता है। क्या आप सभी लोग सांप के जंगल में डाकबीस्ट का शिकार नहीं कर रहे हैं? यांग ये ने उत्सुकता से पूछा। किंग होंग ने अपना सिर हिलाया और कहा, नहीं, स्नैक फॉरेस्ट में ज्यादातर कम रैंक वाले डाकबीस्ट हैं और उनके पास इनकोर नहीं है। इसलिए वे ज्यादा पैसे के लायक नहीं हैं। हमारा उद्देश्य स्नैक फॉरेस्ट के बाहर नेदर वुल्फ गॉज नामक जगह है। वहां के नेदर वुल्फ उच्च रैंक पर हैं और उनके पास इनकोर हैं। इसके अलावा उन नेदर वुल्फ की खाल बेहद कीमती है। तो फिर आप सभी ग्रैंड मायरीड पर्वत की यात्रा से लगभग कितना कमा पाते हैं? यांग ये को इन भाड़े के सैनिकों के जीवन में थोड़ी दिलचस्पी थी। अगर हमारी किस्मत अच्छी रही तो करीब 5 या 6 हजार सोने के सिक्के, किंग होंग ने जवाब दिया। अगर हमारी किस्मत अच्छी नहीं रही तो 1 या 2 हजार, और यह इस हद तक भी हो सकता है कि कोई मर भी जाए। हमारे समूह में मूल रूप से 5 सदस्य थे, लेकिन उस दिन जब हमने ग्रैंड मायरीड पर्वतों में एक ग्राउंड बियर का शिकार किया तो वह मर गया। जब उसने यहां तक बात की तो किंग होंग का सुंदर चेहरा थोड़ा फीका पड़ गया। जब उसने देखा कि किंग होंग का चेहरा फीका पड़ गया है तो यांग ये ने विषय बदल दिया और कहा, बड़ी बहन किंग होंग, क्या आप तावीज मास्टर्स द्वारा बनाए गए तावीज़ों का मूल्य जानती हैं? उसे पहले से पता था कि तावीज़ बहुत महंगे होते हैं, फिर भी उसे मोटे तौर पर उनकी संख्या नहीं पता थी। तावीज़। किंग होंग यह शब्द सुनकर भावुक हो गई। साधारण 5 तत्व वाले तावीज़ों में निम्न श्रेणी के तावीज़ों की कीमत 10,000 सोने के सिक्कों के बराबर होती है। मध्यम श्रेणी के तावीज़ों की कीमत लगभग 30,000 सोने के सिक्कों के बराबर होती है, जबकि उच्च श्रेणी के तावीज़ों को सामान्य रूप से खरीदना असंभव है। वे केवल कुछ बड़े पैमाने पर नीलामी में ही उपलब्ध होते हैं और कीमत के लिए, यदि नीलामी घर बोलियों को बढ़ाने में सफल होता है, तो 100,000 या उससे भी अधिक संभव हो सकता है। 100,000 से ज्यादा। यांग ये की पलकें झपकने लगी जब उसने यह संख्या सुनी। अब उसे आखिरकार समझ में आ गया कि बाओ एर इतनी अमीर क्यों थी। उस छोटी लड़की के पास इतने सारे तावीज़ थे और उनमें से कुछ को बेचकर एक आम आदमी अपनी पूरी जिंदगी का पेट भर सकता था। हम सांप के जंगल में प्रवेश कर चुके हैं। मेरे साथ चलो और मुझसे बहुत दूर मत जाओ। जैसे ही वे सांप के जंगल में दाखिल हुए, किंग होंग ने यांग ये को अपनी तरफ खींचा और गंभीर भाव से बोली। अध्याय 18 ट्विन विंग पायथन। सांप के जंगल में काफी देर तक चलने के बाद जंगल में अंधेरा और गहरा होता गया। यांग ये ने आसपास के वातावरण को ध्यान से देखा और उसने देखा कि आसपास का वातावरण ऊंचे ऊंचे प्राचीन पेड़ों से ढका हुआ था जो सीधे आसमान की ओर उठे हुए थे और उनकी शाखाएं और पत्तियां आपस में कसकर गुंथी हुई थीं। सूरज की रोशनी की कुछ किरणें केवल कुछ जगहों से ही गुजर पा रही थी जो पत्तियों से इतनी कसकर भरी हुई नहीं थीं। इस दौरान कभी कभी कुछ छोटे सांप पेड़ की चोटी से उन पर अचानक हमला कर देते थे। हालांकि इन छोटे सांपों से उन्हें कोई परेशानी नहीं हुई और उनका समूह बहुत आसानी से छोटे सांपों से निपट गया। यांग ये ने इस दौरान लड़ाई नहीं की क्योंकि किंग होंग लगातार उसके पीछे पीछे चल रहा था। जब भी कोई सांप अचानक हमला करता तो वह खुद ही उनसे निपट लेती और यांग ये को कोई कदम उठाने का मौका ही नहीं मिलता। यह ठीक इसी वजह से था कि इस दौरान यांग ये को लगातार जियू युआन द्वारा उपहास का पात्र बनाया जाता था। यांग ये ने कुछ घंटों तक इस समूह का अनुसरण किया और उसे स्वतंत्र साधकों और संप्रदाय के शिष्यों की शक्तियों के बारे में एक मोटा मोटा ज्ञान प्राप्त हुआ। जब स्वतंत्र साधकों की तुलना संप्रदाय के शिष्यों से की गई तो अंतर थोड़ा बड़ा था, क्योंकि संप्रदाय के शिष्यों के पास तकनीक और खजाने जैसे साधना संसाधन थे, जबकि अगर उनसे पहले के 4 स्वतंत्र साधकों को एक उदाहरण के रूप में लिया जाए तो शियू युआन के हथियार के एक निम्न श्रेणी की पीली श्रेणी की तलवार होने के अलावा अन्य के हथियारों को बिल्कुल भी वर्गीकृत नहीं किया गया था। इसके अलावा उन चारों के पास कोई उचित तकनीक नहीं थी और वे लड़ने के लिए ज्यादातर क्रूर बल पर निर्भर थे। जहां तक शियू युआन के तिरस्कार और उपहास की बात है, यांग ये ने इसे पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। भले ही शियू युआन नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर था, यांग ये ने उसे बिल्कुल भी गंभीरता से नहीं लिया। यांग ये के अनुमान के अनुसार डुआन जून भी, जिसे उसने अपंग बना दिया था, शियू युआन से निपटने में सक्षम होगा। एक संप्रदाय के शिष्यों और स्वतंत्र साधकों के बीच का अंतर सचमुच बहुत बड़ा था। जैसे जैसे वे सांपों के जंगल में अंदर गए, पेड़ों पर रहने वाले सांपों की संख्या बढ़ती गई। अंत में हर 10 मीटर से ज्यादा की दूरी पर उन्हें हर तरह के सांपों का सामना करना पड़ा। भावना। किंग होंग ने जैसे ही खंजर को अपने हाथ में पकड़ा, वह यांग यी के ऊपर से गुजरा। एक छोटा सा सांप तुरंत 2 टुकड़ों में विभाजित होकर जमीन पर गिर गया। एक ही बार में छोटे सांप को मार डालने के बाद किंग होंग ने यांग ये के सिर पर थपथपाया और कहा, क्या मैंने नहीं कहा था कि तुम्हें हमेशा मेरे पीछे चलना चाहिए? भले ही इस छोटे सांप की साधना उच्च नहीं है, लेकिन इसमें जहरीला जहर है और अगर यह तुम्हें काट ले तो यह बहुत परेशानी भरा होगा। यांग ये ने यह सुनकर अपनी नाक रगड़ी और वह थोड़ा हंसा।
क्योंकि अगर वह वहां खड़ा भी रहता और उन छोटे सांपों को खुद को काटने देता तो वे शायद उसकी त्वचा को काट नहीं पाते। हालांकि यांग ये अभी भी महिला की चिंता से भावुक था। वे केवल संयोग से मिले थे, फिर भी उससे पहले इस महिला ने कई मौकों पर उसकी देखभाल की थी और इससे उसका दिल थोड़ा गर्म हो गया। टकराना। ठीक इसी समय एक बड़ा अजगर जिसकी पीठ पर दो पंख थे अचानक उनके पास से उतरा। अजगर का शरीर उस दिन मारे गए विशालकाय अजगर राजा यांग यी से भी बड़ा था और उसका पूरा शरीर गहरे काले रंग का था, जबकि उसका शरीर काले लोहे की तरह दिखने वाले शल्कों से ढका हुआ था। इसके अलावा अजगर के पास काले पंखों की एक जोड़ी थी। इस अजगर ने यांग यी और अन्य लोगों पर हमला नहीं किया। इसने बस उनका रास्ता रोका और अपनी बड़ी बड़ी आंखों से भयंकर चमक बिखेरते हुए उन्हें घूरा। यह 8वीं रैंक का ट्विन विंग पायथन है, सभी सावधान रहें। जब उसने इस ट्विन विंग पायथन को अचानक प्रकट होते देखा तो मंजी के शरीर के भीतर की गहन ऊर्जा उमड़ पड़ी और उसकी अभिव्यक्ति गंभीर हो गई, जबकि उसने तुरंत दूसरों को चेतावनी दी। उसी समय जियू युआन और जियाओ हेई जल्दी से दोनों तरफ कुछ मीटर आगे बढ़े और उन्होंने ट्विन विंग पायथन को सतर्कता से देखा। किंग होंग, जो यांग यी के पास खड़ी थी, ने जल्दी से अपने कंधे से धनुष नीचे खींचा और दूरी पर स्थित ट्विन विंग पायथन पर निशाना लगाने से पहले एक तीर चढ़ाया। मांजी, इसे मार डालो। इस ट्विन विंग पायथन का आंतरिक भाग कम से कम 5000 सोने के सिक्कों में बेचा जा सकता है। इसके अलावा इसकी त्वचा निश्चित रूप से कम 1000 सोने के सिक्कों में बेची जा सकती है। तुम क्या सोचते हो? इस बीच जियू युआन की आंखों में लालच की चमक चमक उठी और उसने धीमी आवाज में पूछा। यह सुनकर मंजी की आंखों में भी लालच की चमक आ गई और वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसने सिर हिलाया और कहा, हम तीनों मिलकर 3 दिशाओं से हमला करेंगे। किंग होंग, तुम अपने धनुष और बाण से हमारी सहायता करो। हमला करो। जैसे ही उसने बोलना समाप्त किया, मंजी, शियाओ हेई और शियू युआन ने तुरंत ट्विन विंग पायथन पर हमला कर दिया, क्योंकि एक डाकबीस्ट जो कि अकेला था, उनका पसंदीदा था। किंग होंग, जो यांग यी के बगल में खड़ी थी, ट्विन विंग पायथन को घूर रही थी, फिर भी उसके हाथ में मौजूद तीर नहीं छूटा। वह एक मौके का इंतजार कर रही थी, एक घातक मौके का। अन्यथा उसका तीर ट्विन विंग पायथन की सुरक्षा को भेदने में पूरी तरह से असमर्थ होगा। उनके लक्ष्य मूल रूप से 6ठे या 7वें रैंक के डाकबीस्ट थे, क्योंकि वे खेती के इन रैंकों पर डाकबीस्ट से निपटने में सक्षम थे। 8वें रैंक के डाकबीस्ट के लिए वे आमतौर पर एक का सामना करने पर तुरंत भाग जाते थे, क्योंकि 8वें रैंक के डाकबीस्ट की सुरक्षा वास्तव में बहुत दुर्जेय थी और ये डाकबीस्ट अक्सर समूह बनाते थे। हालांकि एक 8 रैंक वाला डाकबीस्ट जो अकेला था उनके सामने आ गया था और वे उससे मोहित हो गए थे। जब उसने उन्हें उस पर हमला करते देखा तो ट्विन विंग पाइथन थोड़ा गुस्से में लग रहा था। उसकी जेडहरी आंखों से एक भयंकर चमक निकल रही थी, जबकि उसके बड़े पंख अचानक जमीन की ओर फड़फड़ाने लगे। तेज हवा का एक झोंका तुरंत बाहर आया और उन तीनों की ओर बढ़ गया, जिनका नेतृत्व मैंजी कर रहा था। जब तूफान आया तो वे तीनों चौंक गए और उन्होंने तूफान पर वार करने से पहले जल्दी से अपनी गहन ऊर्जा को अपने हथियारों में प्रसारित किया। कुछ ही समय में वे तीनों आंधी को चीरकर ट्विन विंग पायथन के पास पहुंच गए। वे बेहद अनुभवी लग रहे थे और उन्होंने सीधे तौर पर उसका मुकाबला नहीं किया। वे लगातार ट्विन विंग पायथन की पूंछ को चकमा देते रहे और उसके मुंह से तरल पदार्थ छिड़कते रहे। इसके अलावा हर बार जब ट्विन विंग पायथन उन तीनों की ओर झपटा तो एक तीर जिसमें गहन ऊर्जा थी, सीटी बजाता, जिससे ट्विन विंग पायथन के पास अपना हमला छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। कुछ समय के लिए उन चारों ने ट्विन विंग पायथन का बराबर मुकाबला किया। युद्ध को देखते हुए यांग ये ने अपने दिल में सिर हिलाया। उनका सहयोग बिल्कुल भी बुरा नहीं था, लेकिन उनकी युद्ध शक्ति वास्तव में बहुत कमजोर थी। ऐसा लग रहा था कि वे तीनों ट्विन विंग पायथन से लड़ते हुए एक लाभप्रद स्थिति में थे, लेकिन वे उसे कोई चोट नहीं पहुंचा पाए। इसके अलावा एक बार ट्विन विंग पायथन ने उनमें से किसी पर भी हमला किया तो भले ही वह व्यक्ति मर न जाए, फिर भी यह उसे भारी चोट पहुंचाएगा। इसके अलावा यदि उनमें से एक घायल हो जाता तो अन्य दो भी खतरे में पड़ जाते। जब उसने उन तीनों को तुलना के बिंदु के रूप में देखा तो यांग ये को आखिरकार एहसास हुआ कि वह उस दिन उस 6ठे रैंक के डाकबीस्ट कोलोसल पायथन किंग को मारने में कितना सक्षम था, क्योंकि उसने उस डाकबीस्ट की सुरक्षा को तोड़ने के लिए अपनी मुट्ठियों का इस्तेमाल किया था। यह नहीं चलेगा। इस ट्विन विंग पायथन की सुरक्षा वास्तव में बहुत दुर्जेय है। हम तीनों इसे हराने में पूरी तरह असमर्थ हैं। जब उसने ट्विन विंग पायथन पर अपनी तलवार से वार करने से उत्पन्न चिंगारियों को देखा तो जियू युआन की आंखें चमक उठीं और वह अपने दिल में विचार करने लगा। इस समय सिर्फ जियू युआन ही ऐसा नहीं सोच रहा था, बल्कि मंजी और जियाओ हेई के भी ऐसे ही विचार थे। शुरू में उन्होंने सोचा था कि अपनी ताकत के साथ वे चारों इस 8वीं रैंक वाले डाकबीस्ट से निपटने में सक्षम होंगे, लेकिन अब उन्होंने देखा कि वे चारों इसके बचाव को भेदने में भी पूरी तरह से असमर्थ थे। ऐसा लगता है कि भाड़े का सिपाही बनना आसान नहीं है, यांग ये ने धीमी आवाज में कहा, क्योंकि उसने उन्हें भयंकर लड़ाई करते देखा था।
ठीक उसी समय जब वह आगे बढ़कर मदद करने का इरादा रखता था, अचानक एक अप्रत्याशित घटना घटी। जियू युआन, जो मूल रूप से दाईं ओर का प्रभारी था, ने ट्विन विंग पायथन द्वारा मंजी पर हमला किए जाने पर उसे मिले अवसर का फायदा उठाया था और वह अचानक तेजी से पीछे हट गया। जियू युआन बहुत तेजी से पीछे हटा और वह लगभग एक पल में युद्ध के मैदान से चला गया। उसके बाद वह मुड़ा और कुछ छलांग लगाकर जंगल में गायब हो गया। कितना बेशर्म! शियू युआन के अचानक चले जाने से बाकी तीनों तुरंत ही नाराज हो गए। किंग होंग का खूबसूरत चेहरा गुस्से से लाल हो गया और उसने शियू युआन पर तीर चलाने का इरादा किया। हालांकि जब उसने देखा कि ट्विन विंग पायथन ने मन जी पर भयंकर हमला किया है, तो उसने तुरंत इस विचार को त्याग दिया और ट्विन विंग पायथन पर तेजी से कई तीर छोड़े। जब उसने शियू युआन को भागते हुए देखा, तो यांग ये ने चुपके से अपना सिर हिलाया। उसने शुरू में सोचा था कि शियू युआन बस थोड़ा घमंडी है, लेकिन उसने कभी नहीं सोचा था कि शियू युआन काया और मौत से इतना डरता है कि अपने साथियों को छोड़कर अपनी जान बचाने के लिए भाग जाएगा। जियू युआन के अचानक चले जाने और ट्विन विंग पाइथन को दाईं ओर से पकड़ने वाले किसी व्यक्ति के चले जाने से मेनजी और जियाओ हेई पर दबाव कुछ गुना बढ़ गया। हालांकि उन दोनों ने पीछे हटने का विकल्प नहीं चुना, क्योंकि अगर उनमें से कोई एक पीछे हट गया तो बचा हुआ आखिरी व्यक्ति निश्चित रूप से मर जाएगा। यांग ये, जल्दी से चले जाओ। इस बीच किंग होंग ने यांग ये पर जोर से दहाड़ते हुए मुड़कर देखा। उसके बाद उसने मुड़कर अपनी धनुष की डोरी खींची और ट्विन विंग पायथन पर कई तीर छोड़े। वह निश्चित रूप से नहीं जा सकती थी, क्योंकि एक बार उसने ऐसा किया तो मेंजी और शियाओ हेई निश्चित रूप से मर जाएंगे अगर उसने ट्विन विंग पायथन को दूर से नहीं दबाया होता। किंग होंग की बात सुनकर यांग ये का दिल गर्म हो गया, क्योंकि इस समय भी उसके सामने खड़ी महिला अभी भी उसके बारे में सोच रही थी। यांग ये ने अपने हाथ में डार्क आयरन स्वॉर्ड को कस लिया और ठीक उसी समय जब वह आगे बढ़ने वाला था, एक और अप्रत्याशित घटना घटी। किंग होंग द्वारा छोड़े गए तीरों में से एक हवा में सीटी बजाता हुआ सीधे ट्विन विंग पायथन की दाहिनी आंख में जा लगा। अनुभव करना, इससे होने वाले तीव्र दर्द ने ट्विन विंग पाइथन को तुरंत पागल कर दिया और उसका विशाल शरीर पागलों की तरह जमीन पर मुड़ने लगा। उसने मंजी और शियाओ हेई पर ध्यान देना बंद कर दिया और उसके विशाल पंख अचानक फड़फड़ाने लगे और एक बहुत बड़ा तूफान पैदा हो गया, क्योंकि वह किंग होंग की ओर झपटा, जो अभी भी अपने धनुष पर तीर चढ़ा रही थी। जब उसने देखा कि ट्विन विंग पाइथन अचानक उसकी ओर झपट पड़ा, तो किंग होंग का चेहरा तुरंत ही भयानक रूप से पीला पड़ गया। ट्विन विंग पाइथन बिजली की तरह तेज था और वह कुछ ही सांसों के भीतर किंग होंग के सामने आ गया। उसके बाद उसका विशाल मुंह चौड़ा हो गया और उसके खून से लथपथ मुंह ने किंग होंग की ओर नीचे की ओर काट लिया। नहीं, जब उसने ट्विन विंग पायथन के मुंह को किंग होंग की ओर काटते हुए देखा, तो मंजी पूरी तरह से भयभीत हो गया और वह गुस्से से दहाड़ते हुए ट्विन विंग पायथन पर पागलों की तरह हमला करने लगा। अध्याय 19 आंतरिक कोर। ठीक जब किंग होंग मौके पर ही स्तब्ध रह गया, यांग ये की आकृति चमककर किंग होंग के सामने प्रकट हो गई। झनकार, डार्क आयरन स्वॉर्ड ने अपनी म्यान से बाहर निकलकर ट्विन विंग पायथन पर तेजी से वार किया, जो उसके ठीक सामने था। तुरंत डार्क आयरन स्वॉर्ड की नोक से सुनहरी तलवार क्यूई की एक धार हिंसक रूप से निकली और उसने तुरंत ट्विन विंग पायथन के सिर पर वार किया। टकराना, इस समय ट्विन विंग पायथन के अत्यंत कठोर शल्क सड़ी हुई लकड़ी की तरह लग रहे थे, जो यांग ये की सुनहरी तलवार क्यूई की उस लड़ी से तुरंत टूट गए। ट्विन विंग पायथन का विशाल आकार दो भागों में विभाजित हो गया और वह जमीन पर गिर गया और हवा में धूल और गंदगी फैल गई। जब उन्होंने यह दृश्य देखा, तो मानजी और शियाओ हेई, जो बगल से हमला कर रहे थे, वहीं रुक गए। उनकी दोनों आंखें 8 रैंक वाले ट्विन विंग पायथन को घूर रही थीं, जिसे 2 टुकड़ों में काट दिया गया था, और फिर उन्होंने यांगे को देखा जो हाथ में तलवार लिए खड़ा था। वे लंबे समय तक अपने सदमे से उबर नहीं पाए। यांग यी के पीछे खड़ी किंग होंग सबसे पहले अपने सदमे से उभरी, और जब उसने पीछे से यांग यी के पतले शरीर को देखा तो उसकी खूबसूरत आंखों में एक अजीब सी चमक आ गई। इससे पहले का दृश्य बहुत ही चौंकाने वाला था। दरअसल सिर्फ किंग होंग और दूसरे लोग ही चौंके नहीं थे, बल्कि यांग ये भी थोड़ा चौंक गया था। उसे पता था कि उसकी सुनहरी गहन ऊर्जा बहुत शक्तिशाली थी। आखिरकार यह 8वीं रैंक के डार्क बीस्ट की सुरक्षा को भेद सकती थी, जबकि उसका रंग अभी भी हल्का सुनहरा था। हालांकि उसने कभी नहीं सोचा था कि यह सुनहरी गहन ऊर्जा वास्तव में इतनी भयानक होगी, और इसने एक ही वार में ट्विन विंग पायथन को 2 टुकड़ों में काट दिया। इस बारे में कुछ देर सोचने के बाद यांग ये एक मोटे तौर पर समझ में आ गया था। यह निर्विवाद था कि उसके शरीर के भीतर मौजूद गहन ऊर्जा की शक्ति उसके रूपांतरित होने के बाद और भी अधिक भयानक हो गई थी, लेकिन यह ऊर्जा विभाजन तलवार तकनीक का योगदान होना चाहिए जिसने उसे ट्विन विंग पायथन को 2 भागों में विभाजित करने की अनुमति दी। अन्यथा अगर वह एक साधारण विधि से हमला करता, तो भले ही वह ट्विन विंग पायथन की सुरक्षा को तोड़ने में सक्षम होता, लेकिन यह निश्चित रूप से इतना भयानक नहीं होता। भाई यांग, आप तलवार संप्रदाय के शिष्य हैं, है न? इस बीच मंजी और जियाओ हेई यांग ये के पास चले गए थे, और मंजी ने यांग ये को देखा और वह कड़वाहट से मुस्कुराया और बोला। पहले का वह दृश्य वास्तव में बहुत चौंकाने वाला था।
वे चारों जो नश्वर क्षेत्र के 9वें रैंक पर थे, ट्विन विंग पायथन की सुरक्षा को तोड़ने में असमर्थ थे, फिर भी उनके सामने खड़े नश्वर क्षेत्र के 7वें रैंक पर यह प्रोफाउंडर वास्तव में एक ही तलवार के वार से ट्विन विंग पायथन को 2 भागों में विभाजित करने में सक्षम था। कहने की जरूरत नहीं है, यह उनके आत्मविश्वास के लिए एक बड़ा झटका था। यांग ये ने डार्क आयरन स्वॉर्ड को दूर रख दिया और अपना सिर हिलाते हुए उदासीनता से कहा, मैं स्वॉर्ड संप्रदाय का शिष्य नहीं हूं। हाँ, मुझे अभी भी ऐसा नहीं माना जाता है। उसके सामने इन 2 लोगों के बारे में उसकी अच्छी धारणा नहीं थी। इससे पहले, जब उसने कहा कि वह नश्वर क्षेत्र के 7वें रैंक पर था, भले ही मंजी का रवैया शियू युआन जितना भयानक नहीं था, लेकिन उसने जो ठंडा रवैया दिखाया वह बेहद स्पष्ट था। यांग ये की ठंडी और उदासीन आवाज सुनकर मंजी को थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। वह जानता था कि शियू युआन और यांग ये के प्रति उसके व्यवहार के कारण यांग ये के मन में उसके बारे में अच्छी धारणा नहीं बनी थी। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो मंजी खुद को जोर से हंसने से नहीं रोक सका क्योंकि उसने एक विशेषज्ञ से परिचित होने का ऐसा अवसर हाथ से जाने दिया था। मंजी ने जोर से हंसते हुए आह भरी और फिर जमीन पर पड़े ट्विन विंग पाइथन को देखा और फिर उसने कहा, भाई यांग, यह ट्विन विंग पाइथन। उसके पहले के इस ट्विन विंग पाइथन को यांग ये ने मार दिया था, इसलिए यह यांग ये का होना चाहिए। क्योंकि उन्होंने यांग ये से सिर्फ युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए कहा था और उन्होंने यांग ये को अपने समूह में शामिल होने की अनुमति नहीं दी थी। इसलिए उनके बीच अपने लाभ को समान रूप से साझा करने के लिए कोई समझौता नहीं था। जब उसने यहाँ तक सोचा, तो मंजी के दिल में पछतावा और भी गहरा हो गया। यांग ये ने ट्विन विंग पाइथन पर नजर डाली और एक पल के लिए गहराई से सोचा, फिर उसने कहा, अगर कोई इनकोर है तो उसे मुझे दे दो और बाकी सब तुम लोग ले सकते हो। यांग ये को निश्चित रूप से अब पैसे की जरूरत नहीं थी, और वह इनकोर इसलिए चाहता था क्योंकि वह जिज्ञासु था और उसने पहले कभी इनकोर नहीं देखा था। यांग ये की बात सुनकर मंजी को दिल से खुशी हुई। उसने शुरू में सोचा था कि उन्हें इस ट्विन विंग पायथन का हिस्सा नहीं मिलेगा, फिर भी उसने कभी नहीं सोचा था कि यांग ये केवल इनकोर चाहता था। आखिरकार, इनकोर के अलावा, ट्विन विंग पायथन की खाल भी बेहद कीमती थी, और इसे उन तीनों के लिए एक बड़ा लाभ माना जा सकता था। यांग ये को धन्यवाद देने के बाद, मंजी और शियाओ हेई ने जल्दी से ट्विन विंग पायथन का विच्छेदन करना शुरू कर दिया। यांग ये ने मंजी और शियाओ हेई पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय वह किंग होन की ओर देखने लगा। उसे इस सेक्सी और आकर्षक महिला के बारे में वाकई अच्छी धारणा थी। वह धीरे धीरे उसके पास गया और जब उसने देखा कि किंग होंग उसे ऐसे देख रही है जैसे वह किसी राक्षस को देख रही हो, तो वह अपनी नाक रगड़ने से खुद को रोक नहीं पाया और मुस्कुराते हुए बोला, क्या तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो? किंग होंग ने अपनी नजरें हटा लीं और अपना सिर हिलाया, और फिर वह फूट फूट कर हंसी और बोली, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम वास्तव में इतने शक्तिशाली हो। पहले मैं ही दखल दे रही थी। किंग होन को याद आया कि कैसे उसने इससे पहले यांग यी को बार बार निर्देश दिया था कि वह उसके पास से न जाए, और उसका सुंदर चेहरा लाल हो गया। मैंने आगे बढ़ने का इरादा किया था, लेकिन आपने मुझे कभी इसकी अनुमति नहीं दी। इसलिए, आप मुझे इसके लिए दोषी नहीं ठहरा सकते। यांग ये ने कंधे उचकाए और मुस्कुराए। यांग ये की बात सुनकर किंग होन का चेहरा और भी लाल हो गया, और उसने उसे घूरते हुए कहा, हाँ, मैं दखल दे रही थी। बोलते हुए, वह मंजी और शियाओ हेई की ओर चली गई, और उसे थोड़ा दुख हुआ जब उसने सोचा कि कैसे यांग ये पहले उसकी ताकत को ज्यादा आंकने के लिए अपने दिल में उसका मजाक उड़ा रहा होगा। जब उसने देखा कि किंग होंग थोड़ा गुस्से में है, तो यांग ये जल्दी से किंग होंग के रास्ते में खड़ा हो गया और गंभीर तरीके से कहा, बड़ी बहन किंग होंग, नाराज मत हो। इससे पहले आपने जो कुछ किया उसके लिए मैं आपको सच में धन्यवाद देता हूं, और मेरा आपका उपहास करने का कोई इरादा नहीं है। मैंने वास्तव में आपको एक दोस्त माना था। जब उसने यांग ये के गंभीर हाव भाव को देखा, तो किंग होंग के हाव भाव में नरमी आ गई। उसके बाद, उसने यांग ये की तरफ देखा, और जब उसे अपने पिछले व्यवहार की याद आई, तो वह शर्मा गई। उसने अपने दिल में कहा, मेरे साथ क्या गलत है? मैं वास्तव में उसकी राय की बहुत परवाह करती थी। किंग होंग को कुछ सूझा, और उसका चेहरा और भी लाल हो गया। हालांकि, कुछ देर बाद, उसने अपने दिल में अपना सिर हिलाया। जब उसने किंग होंग के चेहरे पर शर्म देखी और शर्मीलापन देखा, तो यांग ये की पलकें झपकने लगीं और साथ ही उसके दिल की धड़कन भी तेज हो गई। किंग होंग को अब तक की सबसे खूबसूरत महिला कहा जा सकता है। उसका खूबसूरत चेहरा, पतला फिगर और खास तौर पर उसकी भरपूर छाती जो उसके पहने हुए जानवर की खाल को पूरी तरह से भर रही थी और ऐसा लग रहा था जैसे वह जानवर की खाल के नीचे से बाहर निकल आएगी। यांग ये की नजर नीचे चली गई और किंग होंग की खुली कमर पर पड़ी। शायद ऐसा इसलिए था क्योंकि वह पूरे साल डाकबीस्ट का शिकार करती थी। उसकी त्वचा एक आम महिला की तरह बर्फ की तरह सफेद नहीं थी, और उसका रंग स्वस्थ क्रीम जैसा था। बेशक, उसकी त्वचा मुख्य बिंदु नहीं थी, मुख्य बिंदु किंग होंग की कमर का आकर्षण था। उसकी कमर पर अतिरिक्त मांस का एक भी निशान नहीं था। यह सपाट और चिकनी थी, और किसी को यह महसूस करने के लिए इसे छूने की जरूरत नहीं थी कि यह कितनी मुलायम थी।
भव्य और आकर्षक उपस्थिति, भरपूर छाती, पतला और सुंदर सुडौल शरीर तथा जानवर की खाल से बने टॉप और स्कर्ट के साथ किंग हॉर्न के पूरे शरीर में एक वीर और परिपक्व आकर्षण प्रकट होता था। इससे पहले उसके मन में इस खूबसूरत महिला किंग हॉर्न के बारे में कोई और विचार नहीं था, न ही उसने उसे विस्तार से देखा था। हालांकि पहले की उसकी दयालु हरकतों ने वास्तव में उसके मन में उसके बारे में बहुत अच्छी धारणा बना ली थी, और उसके दिल में किंग हॉर्न एक ऐसी व्यक्ति थी जो उसका दोस्त बन सकती थी। फिर भी अब जब उसने किंग हॉर्न को पास से देखा तो उसने पाया कि यह व्यक्ति जो उसका दोस्त हो सकता था, वास्तव में बेहद सुंदर और आकर्षक था। जब उसने देखा कि यांग ये उसे घूर रहा है, तो किंग हॉर्न के हाव भाव तुरंत थोड़े अस्वाभाविक हो गए। ऐसा लग रहा था कि उसने कुछ सोचा है, जिससे उसकी आंखें घूम गईं और उसने एक आकर्षक मुस्कान दिखाते हुए कहा, क्या बड़ी बहन किंग हॉर्न सुंदर है। जब उसने यह सुना तो यांग ये जो किंग हॉर्न के सुंदर फिगर की प्रशंसा कर रहा था, उसने सहज रूप से सिर हिला दिया। उसने अभी सिर हिलाया ही था कि उसका दिल धड़क उठा, और फिर उसने किंग हॉर्न की ओर देखा और पाया कि वह उसे एक बनावटी मुस्कान के साथ देख रही थी। यांग ये का चेहरा लाल हो गया और उसने शर्मिंदगी में अपनी नाक रगड़ी। वह कुछ कहने ही वाला था कि तभी मंजी और शियाओ हे यांग ये के सामने आ गए, और मंजी ने एक सफेद गुलाबी मोती निकाला और यांग ये को देते हुए कहा, भाई यांग, यह ट्विन विंग पायथन का इनकोर है। सफेद मोती प्राप्त करने के बाद यांग ये ने उसे ध्यान से देखा। आंतरिक कोर बहुत छोटा और पूरी तरह से शुद्ध सफेद था। इसके अलावा इससे प्रकाश ऊर्जा के उतार चढ़ाव की एक किरण निकलती थी। इस इनकोर के क्या उपयोग हैं? यांग ये ने अपने हाथ में इनकोर को देखते हुए पूछा। मंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, इनकोर के बहुत से उपयोग हैं। उनका उपयोग औषधीय गोलियां बनाने के लिए किया जा सकता है, और उन्हें डाकबीस्ट्स को खिलाया जा सकता है। बेशक उनका सबसे बड़ा उपयोग खजानों में समाहित होना है। बेशक इसके लिए खजाने पर एक संरचना अंकित करने के लिए एक तावीज मास्टर की आवश्यकता होती है। यांग ये की पलकें झपकने लगीं। जब उसने यह सुना, उसने कभी नहीं सोचा था कि इनकोर का इस्तेमाल इस काम के लिए किया जा सकता है, और उसने पूछने से पहले इसे अपने सीने पर कपड़ों के पीछे रख दिया। ठीक है, आप सभी अक्सर ग्रैंड मायरीड पर्वतों में डाकबीस्ट का शिकार करते हैं, इसलिए आपको इस ग्रैंड मायरीड पर्वत के क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से परिचित होना चाहिए, है ना? मंजी ने सिर हिलाया और कहा, हम 500 किलोमीटर के इस क्षेत्र से तुलनात्मक रूप से परिचित हैं, लेकिन हम इस दायरे से परे के क्षेत्र के बारे में कुछ नहीं जानते हैं। यहाँ तक कि कुछ दुर्जय भाड़े के समूह भी वहां जाने की हिम्मत नहीं करते, क्योंकि वहां के डाकबीस्ट ज्यादातर पहले से ही बीस्ट किंग हैं या उनसे भी ज्यादा शक्तिशाली हैं। जानवर राजा। यांग ये ने जब यह सुना तो उसका चेहरा थोड़ा गंभीर हो गया। एक जानवर राजा मनुष्यों के बीच प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के विशेषज्ञ के बराबर था, लेकिन उसकी युद्ध शक्ति निश्चित रूप से प्रथम स्वर्ग क्षेत्र के मानव विशेषज्ञ से कहीं ज्यादा थी। कुछ देर चुप रहने के बाद यांग ये ने पूछा, हमें स्नैक फॉरेस्ट छोड़ने में अभी कितना समय लगेगा? यांग यी ने पहले से ही लड़ने के लिए कुछ दुर्जय डाकबीस्टों की तलाश करने का फैसला कर लिया था, क्योंकि केवल ऐसे डाकबीस्टों के साथ लड़ाई से ही उसकी ताकत में सुधार हो सकता था, और उसे अब तत्काल ताकत की आवश्यकता थी। मंजी ने समय जानने के लिए अपना सिर उठाया और फिर कहा, हम कल ही सांप वन छोड़ पाएंगे, और हमें आज सांप वन में एक रात आराम करना है। सांप के जंगल में आराम करो। यांग ये हैरान रह गया और उसने कहा, सांप के जंगल में बहुत सारे सांप हैं। क्या यहाँ आराम करना सुरक्षित है? बेवकूफ। किंग होंग ने यांग ये की ओर आंखें घुमाए और कहा, सांप के जंगल में पेड़ों की पत्तियां और शाखाएं एक दूसरे से बहुत कसकर जुड़ी हुई हैं, और रात में चांदनी भी उनमें से नहीं निकल पाती। अंधेरे में आंख मूंद कर यात्रा करना और भी खतरनाक होगा। यांग ये ने यह सुनकर शर्मिंदगी से अपनी नाक रगड़ी। यह पहली बार था जब वह खुद को शांत करने के लिए बाहर आया था, और वह इन सब से उतना परिचित नहीं था जितना वे थे। हालांकि वह अभी भी बेवकूफ कहे जाने से थोड़ा शर्मिंदा था। जब उसने यांग ये की शर्मिंदगी भरी शक्ल देखी, तो किंग होंग बेहिचक हंसने लगी। इस समय उसने महसूस किया कि भले ही यांग ये की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन यह पहली बार था जब वह खुद को संयमित करने आया था। इसलिए अगर ताकत को नजरअंदाज कर दिया जाए, तो यांग ये अभी भी कई पहलुओं में बेहद अनुभवहीन था। अध्याय 20 अप्रत्याशित घटना। घने अंधेरे जंगल में एक अस्पष्ट सी अलाव की आग तेजी से और जीवंत तरीके से टिमटिमा रही थी, और यह मौत जैसी खामोश रात में गर्मी और रोशनी की किरणें ला रही थी। कुछ लोग कैंपफायर के चारों ओर पैर मोड़कर बैठे थे। यांग ये की पीठ एक बड़े पेड़ की तरफ थी और उसके हाथ में जो शाखा थी वह बार बार उसके सामने लगी आग की तरफ झुक रही थी। इससे पहले हुई बातचीत से यांग ये को उन तीनों के बारे में थोड़ी बेहतर समझ मिल गई थी। वे तीनों ग्रीन माउंटेन सिटी नामक शहर से थे, और यह तलवार संप्रदाय के सबसे नजदीकी शहर था। मंजी और किंग होंग असल में भाई बहन थे, और उनसे पहले उनके परिवार की कुछ पीढ़ियां सभी भाड़े के सैनिक थे जो अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए डाकबीस्ट का शिकार करते थे। जहां तक जियो हेई की बात है, जो हमेशा से नहीं बोला था, ऐसा इसलिए नहीं था क्योंकि उसका व्यवहार ठंडा और उदासीन था, बल्कि ऐसा इसलिए था क्योंकि जियो हेई गूंगा था।
भाई यांग, क्या आप वास्तव में तलवार संप्रदाय के शिष्य नहीं हैं? इस समय मंजी ने यांग ये को देखा और थोड़ी जिज्ञासा से पूछा। जब उन्होंने मन जी की बात सुनी तो किंग होंग और शियाओ हेई ने भी यांग ये को देखा। कहने की जरूरत नहीं है कि पहले का वह दृश्य जहां यांग ये ने एक ही वार में ट्विन विंग पाइथन को काट डाला था, उन्हें वाकई चौंका गया था। इस तरह की ताकत बिल्कुल भी ऐसी चीज नहीं थी जिसे कोई साधारण स्वतंत्र साधक या किसी छोटे कबीले का शिष्य हासिल कर सके। जब उन्होंने सोचा कि कैसे उन्होंने यांग यी से युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए कहा था, तो उनके चेहरे पर शर्मिंदगी के कारण थोड़ी जलन हुई। मुझे अभी ऐसा नहीं माना जा सकता। ठीक है। यांग ये ने शाखा से आग को उकसाना बंद कर दिया और उन तीनों की ओर देखते हुए कहा, यदि भविष्य में तुम्हारा उस साथी शियू युआन से सामना हो जाए तो तुम सब क्या करने का इरादा रखते हो? जब उन्होंने यह नाम सुना तो उनके चेहरे पर कुछ अजीब सा भाव आ गया। किंग होंग ने अपने चेहरे पर घृणा को बिल्कुल भी नहीं छिपाते हुए ठंडे स्वर में कहा। उसने कहा, जब यह आदमी हमारे साथ आया था तो उसके इरादे नेक नहीं थे। मैंने शुरू में सोचा था कि वह बस थोड़ा घमंडी है, लेकिन मैंने कभी नहीं सोचा था कि वह इतना काया होगा। उसने वास्तव में जीवित रहने के लिए अपने साथियों को छोड़ दिया। जब मैं उसे फिर से देखूंगी तो मैं निश्चित रूप से उसके सिर में तीर मार दूंगी। यांग ये ने अपना सिर हिलाया और मुस्कुराते हुए किंग होंग को देखा जो गुस्से में था। ऐसा लग रहा है कि जियू युआन जो खुद भाग गया था, उसने उसे वास्तव में क्रोधित कर दिया है। मंजी ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, भूल जाओ, चलो भविष्य में ऐसे किसी व्यक्ति से कोई संबंध नहीं रखेंगे। भूल गए? किंग होंग ने थोड़े गुस्से से कहा, बड़े भाई, अगर यांग ये नहीं होता तो हम तीनों पहले ही ट्विन विंग पायथन के हमलों में मारे गए होते। हम इसे कैसे भूल सकते हैं? जियो हेई ने उदास भाव प्रकट करते हुए अपने हाथ में खंजर को हवा में घुमाया और उसने इस तरह का तरीका शियू युआन के प्रति अपनी नाराजगी प्रदर्शित करने के लिए इस्तेमाल किया। जब उसने उन दोनों को गुस्से में देखा तो मंजी ने अपना सिर हिलाया और आह भरते हुए कहा, मैं इसे कैसे भूल सकता हूँ? किंग होंग, तुम सही हो। अगर भाई यांग युद्ध के बीच में भागते समय यहाँ नहीं होते तो यह निश्चित रूप से हमारा विनाश कर देता। हालांकि तुम सभी इस बात से अनजान हो कि उसका बड़ा भाई ग्रीन माउंटेन सिटी में एक जनरल है। अगर हम उससे निपटते हैं और इसकी खबर फैलती है तो हम ग्रीन माउंटेन सिटी में पैर नहीं जमा पाएंगे। जब उन्होंने यह सुना तो किंग होंग और शियाओ हेई के होंठ हिल गए, फिर भी वे अंत में चुप रहे। ग्रीन माउंटेन सिटी में जनरल बनने के लिए कम से कम फर्स्ट हेवन रियल्म विशेषज्ञ होना जरूरी था, और ऐसा विशेषज्ञ कोई ऐसा व्यक्ति नहीं था जिसके खिलाफ वे जा सकें। कुछ देर चुप रहने के बाद किंग होंग ने ठंडे स्वर में कहा, हम इसे ऐसे ही नहीं जाने दे सकते। ग्रीन माउंटेन सिटी लौटने के बाद हम उसके अपने साथियों को छोड़कर चले जाने की खबर फैला देंगे। देखते हैं कौन उसे अपने समूह में शामिल होने देगा। यह सुनकर मंजी और शियाओ हेई ने सिर हिलाया। अगर वे कुछ भी नहीं करते तो वे खुद अपने दिल में थोड़ा दुखी महसूस करते। जैसा कि किंग होंग ने कहा था, जब तक वे खबर फैलाते रहेंगे तब तक शियू युआन निश्चित रूप से ग्रीन माउंटेन सिटी में भाड़े के सैनिकों की दुनिया की शर्म बन जाएगी। आखिरकार युद्ध के बीच में भागना और अपने साथियों को छोड़ना भाड़े के सैनिकों की दुनिया में वर्जित था। क्या ग्रीन माउंटेन सिटी साउथ पीस सिटी के करीब है? इस बीच यांग ये ने अचानक यह सवाल पूछा। वे तीनों दंग रह गए और उन्हें समझ नहीं आया कि यांग ये ने ऐसा सवाल क्यों पूछा। मंजी ने मुस्कुराते हुए कहा, भले ही हम साउथ पीस सिटी कभी नहीं गए हों, लेकिन यह पास ही होना चाहिए। क्योंकि हमने कभी कभी साउथ पीस सिटी के भाड़े के सैनिकों का सामना किया है जो डार्क बीस्ट का शिकार करने के लिए ग्रैंड मायरी पर्वत पर आए थे। जब उन्होंने यहाँ तक बात की और यांग ये की ओर देखा तो उन्होंने कहा, क्या यह हो सकता है कि भाई यांग साउथ पीस सिटी से हैं? यांग ये ने सिर हिलाया और फिर विचारों में खोए हुए उनकी ओर देखा। जब उन्होंने देखा कि यांग ये को इस बारे में बात करने का मन नहीं है, तो वे तीनों बहुत समझदार थे और उन्होंने इसके बारे में पूछना जारी नहीं रखा। कुछ देर की खामोशी के बाद मांजी को लगा कि कुछ गड़बड़ है, और वह खड़ा हुआ और आसपास के माहौल पर नजर डाली। आसपास का माहौल पूरी तरह से काला और मौत जैसा सन्नाटा था। उसने भौहें सिकोड़ी और एक पल के लिए सोचा, फिर उसने जियाओ हेई से कहा जो चुपचाप एक तरफ बैठा था, जियाओ हेई, चलो हमारे आसपास कुछ बीस्ट किंग की बूंदें छिड़कते हैं। यहाँ बहुत सन्नाटा है और कुछ ठीक नहीं लग रहा है। यह सुनकर जियो हेई ने सिर हिलाया और फिर वे दोनों दूर चले गए। यांग ये कुछ सोच रहा था जब किंग होंग अचानक उसके पास आकर बैठ गया। जैसे ही उसने यांग ये को देखा, किंग होंग की खूबसूरत आंखों में एक अनोखी चमक चमक उठी। यांग ये का चेहरा थोड़ा पतला था, उसकी विशेषताएं स्पष्ट थीं, और उसके बाल सुंदर काले थे। भले ही उसे एक सुंदर लड़का नहीं कहा जा सकता था, लेकिन वह फिर भी सुंदर था। बेशक कुंजी यांग ये की ताकत थी। भले ही वह नश्वर क्षेत्र के 7वें रैंक पर केवल एक प्रोफाउंडर था, उसकी ताकत को भयानक के रूप में वर्णित किया जा सकता था। यांग ये के बारे में उसकी थोड़ी अच्छी धारणा थी क्योंकि यांग ये की नज़र दूसरों की नज़रों की तरह इतनी आक्रामक नहीं थी। इसलिए उसने पूरे रास्ते यांग ये का ध्यान रखा।
लेकिन जब उसने यांग ये को युद्ध के देवता की तरह अपने सामने खड़ा देखा और एक ही वार में ट्विन विंग पायथन को 2 टुकड़ों में विभाजित कर दिया, तो उसे पता चल गया कि उस पल से उसके मन में इस युवक के प्रति एक असामान्य भावना का भाव है। दक्षिणी क्षेत्र में शक्तिशाली लोग हमेशा आकर्षक होते थे। जब उसने अपने बगल में एक खूबसूरत महिला की नज़र को महसूस किया, तो यांग ये ने अपना सिर घुमाकर किंग होंग की ओर देखा और फिर कहा, क्या है? क्या मेरे चेहरे पर कुछ है? किंग होंग ने जल्दी से अपनी नज़र हटा ली, जबकि उसका चेहरा थोड़ा लाल हो गया था। सौभाग्य से रात गहरी हो चुकी थी, इसलिए स्पष्ट रूप से देखना असंभव था। थोड़ी देर की खामोशी के बाद किंग होंग ने एक बार फिर यांग ये की ओर देखा और कहा, छोटे भाई, चूंकि आपकी ताकत इतनी भयानक थी, तो जब हमने आपको युद्ध के मैदान को साफ करने के लिए कहा या जब जियू युआन ने बार बार आपका उपहास किया, तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? यांग ये ने मुस्कुराते हुए कहा, कम प्रोफाइल रखना बेहतर है। अगर किसी की ताकत असाधारण रूप से भयानक है तो यह ठीक है, लेकिन अगर यह मेरी तरह की ताकत है, तो ग्रैंड मायरीड पर्वतों के भीतर कम से कम अनगिनत लोग हैं जिनकी ताकत मुझसे ज्यादा भयानक है। अगर मैं हाई प्रोफाइल रखता हूं, तो मैं वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहा हूं। लेबर डिसिपल के रूप में रहने के 1 साल ने उसे कई सिद्धांतों को समझने का मौका दिया। अगर कोई बिना किसी ताकत के भी हाई प्रोफाइल रखता है, तो वह वास्तव में मौत को आमंत्रित कर रहा है। मैनेजर जू और डू शियू की तरह अगर वे लेबर पीक पर तुलनात्मक रूप से लो प्रोफाइल रखते, तो शायद उन्हें ऐसे परिणामों का सामना नहीं करना पड़ता। किंग होंग की आंखों में आश्चर्य की एक झलक दिखाई दी। पूरे साल भाड़े के सैनिक के रूप में रहने से उसे हर तरह के प्रतिभाशाली लोगों को देखने का मौका मिला, और लगभग सभी मजबूत प्रतिभाशाली लोग बेहद घमंडी थे और ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें इस बात का बहुत डर था कि दूसरे लोग उनकी ताकत के बारे में न जान जाएं। दूसरी ओर, उसके सामने खड़ा यह युवक उन प्रतिभाशाली लोगों जैसा अहंकारी नहीं था, और वह जानता था कि कैसे कम प्रोफाइल रखना है। इस तरह की मानसिकता और परिपक्वता ने उसे सचमुच थोड़ा आश्चर्यचकित कर दिया। थोड़ी देर तक छोटी छोटी बातें करने के बाद मंजी के अलावा बाकी सभी लोग आराम करने चले गए। भले ही जानवरों के राजा की विष्ठा आसपास बिखरी हुई थी, लेकिन मंजी और बाकी लोगों ने बिल्कुल भी लापरवाही करने की हिम्मत नहीं की। इसलिए वे बारी बारी से पहरा देने लगे। गहरी रात में घना जंगल काले अंधेरे में डूबा हुआ था। इस काले और मौत के सन्नाटे वाले जंगल में यांगी के सामने जलती हुई आग एक भयावह लौ की तरह थी जो उदास और थोड़ी डरावनी लग रही थी। भावना। अचानक पहले से शांत जंगल में एक फुफकार गूंजी। शुरू में तो यह सिर्फ एक फुफकार थी, लेकिन कुछ ही पल में यह 100 से ज्यादा फुफकार जैसी लगने लगी, और कुछ ही पल बाद ऐसा लगा जैसे पूरा जंगल फुफकार से भर गया हो। यांग ये और अन्य लोग तब जाग गए थे जब पहली फुफकार गूंजी थी, और यांग ये बस खड़े होने ही वाले थे कि किंग होंग, जो उनके बगल में लेटी थी, ने उनके हाथों पर अपने हाथ रखे और फिर हल्के से अपना सिर हिलाया। जब उसने देखा कि किंग होंग के चेहरे पर गंभीर भाव थे, तो यांग ये ने मानजी और शियाओ हेई की ओर देखा, जिनके चेहरे पर भी गंभीर भाव थे, और जब उसने देखा कि वे भी उसके सामने अपना सिर हिला रहे हैं, तो उसे पता चल गया कि वह इस समय आगे नहीं बढ़ सकता। उसने तुरंत थोड़ा सिर हिलाया और फिर वहीं रुक गया और चुपचाप स्थिति को विकसित होते हुए देखने लगा। कुछ समय के लिए वे चारों मूर्ति की तरह खड़े रहे। फुफकारना बंद नहीं हुआ। इसके विपरीत उनकी संख्या और बढ़ती गई, और कैंप फायर की कम रोशनी पर भरोसा करके उनमें से कुछ लोग आसपास में कई चीजों को रेंगते हुए देख पाए। सौभाग्य से बीस्ट किंग की बूंदें आसपास में बिखरी हुई थीं, इसलिए वे रेंगती हुई चीजें उनकी ओर नहीं रेंगी, और वे बीस्ट किंग की बूंदों के घेरे के बाहर रेंगती रहीं। जैसे ही वे उन हिलती डुलती चीजों को देखते थे, यांग यी और अन्य लोगों को ऐसा महसूस होता था कि उनके सिर की त्वचा थोड़ी सुन्न हो गई है। वे चीजें स्वाभाविक रूप से सांप थीं। अगर वहां सिर्फ कुछ दर्जन सांप होते, तो उनमें से सभी को बिल्कुल भी डर नहीं लगता। फिर भी अब आसपास कम से कम 10,000 से ज्यादा सांप थे। इसके अलावा वहां कुछ बहुत बड़े अजगर भी थे। इस समय यांग ये वास्तव में अपने बगल में खड़ी सुंदरी से पूछना चाहता था कि वास्तव में क्या हो रहा है, लेकिन उसने उससे पूछने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि जैसे ही वह इसके बारे में पूछेगा, तो वे सांप बेखौफ होकर उस पर हमला कर देंगे। हालांकि उसकी ताकत कम नहीं थी, लेकिन अगर वह रात के समय इन सांपों से घिरा हुआ था, तो उसके बचने की संभावना बहुत कम थी। खास तौर पर जब यह सांपों का जंगल था। उसे नहीं पता था कि सांपों के जंगल में कितने सांप हैं, लेकिन निश्चित रूप से उनमें से कुछ कम संख्या में नहीं होंगे। जब उसने अनगिनत सांपों के घने समूह से घिरे होने के बारे में सोचा, तो यांग ये की खोपड़ी थोड़ी सुन्न हो गई। सिर्फ यांग ये ही नहीं था जो समझ नहीं पाया कि क्या हो रहा है, यहाँ तक कि मंजी और दूसरे लोग भी नहीं समझ पाए कि क्या हो रहा है। अतीत में वे अनगिनत बार स्नैक फॉरेस्ट में आराम कर चुके थे, लेकिन उन्हें कभी ऐसी स्थिति का सामना नहीं करना पड़ा था। इसलिए मंजी और दूसरे लोग भयभीत और हैरान महसूस कर रहे थे। आसपास के इलाकों में और भी ज्यादा सांप आ गए, और वे लगातार उन्हें घेरने के लिए आगे बढ़ते रहे। सांप एक दूसरे पर रेंग रहे थे और ढेर के बाद ढेर बन रहे थे। इस दृश्य ने मंजी और अन्य लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया।
सौभाग्य से उन सांपों ने बीस्ट किंग के मल से घिरे क्षेत्र में हमला करने की हिम्मत नहीं की, अन्यथा वे सभी निश्चित रूप से मर जाते। किंग होन के हाथ ने यांग ये के हाथ को जोर से दबाया जबकि उसका माथा ठंडे पसीने से लथपथ था। अंत में उसने बस अपनी आंखें बंद कर लीं। हालांकि फुफकारने की अनगिनत आवाज़ों ने उसे अभी भी भयभीत होने से नहीं रोका, और फिर यह आतंक उस ताकत में बदल गया जिसने यांग ये के हाथ को दबाया और प्रताड़ित किया। यांग ये की त्वचा तांबे की तरह सख्त होने के बावजूद भी उसे इससे दर्द महसूस हुआ। उसने अपना सिर घुमाकर किंग होन की तरफ देखा, लेकिन उसने देखा कि उसकी आंखें कसकर बंद थीं और उसका चेहरा पीला था जबकि उसका शरीर थोड़ा कांप रहा था। उसके बाद उसने मंजी और जियाओ हेई को देखा और उसने देखा कि वे दोनों भी इसी तरह की स्थिति में थे। यांग ये ने भौहें सिकोड़ीं। उसे पता था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो वे निश्चित रूप से ऐसी स्थिति में अनुभव किए गए दबाव से पागल हो जाएंगे। इसके अलावा जब तक वे स्थिर रहे तब तक सब ठीक था, लेकिन एक बार जब वे आगे बढ़ेंगे तो आसपास के वे सांप निश्चित रूप से उन पर ज्वार के पानी की तरह निडर होकर झपट पड़ेंगे। उस समय वे सभी निश्चित रूप से मृत्यु से बचने में असमर्थ होंगे। शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। जब उसने उन पर असंख्य सांपों द्वारा घेराव और हमला किए जाने के दृश्य के बारे में सोचा तो यांग ये ने खुद को शांत करने के लिए मजबूर किया। वह जानता था कि ऐसी स्थिति निश्चित रूप से अतीत में नहीं हुई थी, अन्यथा वे निश्चित रूप से सांप वन में आराम करने का विकल्प नहीं चुनते। इसलिए भले ही यह अतीत में नहीं हुआ था, यह अब हुआ था, और इसका कारण यह होना चाहिए कि उन्होंने इन सांपों को नाराज कर दिया था। हमने इन सांपों को नाराज किया। जब उसने यहाँ तक सोचा तो यांग ये की भौहें कसकर एक साथ सिकुड़ गईं और उसने कारण सोचने के लिए बहुत प्रयास किए। स्वूश स्वूश। ठीक इसी क्षण उन सांपों ने अंततः जानवर राजा की विष्ठा की उपेक्षा कर दी थी और वे यांग ये और अन्य की ओर लहर दर लहर आक्रमण करने लगे। हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि कृपया MP स्टोरी बॉय चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। कमेंट करना मत भूलिए। धन्यवाद।